और यहीं पे गाइस एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू विच इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। सुना सबने? ये फॉर्मूला चेंज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होगा आप लोगों को तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? If you all done then let me know। हाँ Yes, sir. लिखे, हाँ. आगे बढ़े। ओके, आफ्टर दैट गाइस वी हैड द कैपलर्स लॉज। क्या था कैपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ? कैपलर फर्स्ट लॉ क्या था? हाँ, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या था? कम ऑन स्पीक अप गाइस। कुछ था? ऑर्बिट इक्वल एरियाज और टाइम पीरियड वाला। हाँ, तो पहला क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट दैट एवरी प्लैनेट व्हिच शुड बी रिवॉल्व इन अ elliptical orbit इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में and our sun who is situated at the one of the वन ऑफ foci, द right? फोकस। एंड उसके बाद में द सेकंड वन वाज फॉर एरियाज। उसमें ये था कि एक टाइम पीरियड में दोनों साइड से एक ही वो लॉ ऑफ अमाउंट ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में फोकसिंग पॉइंट होते हैं। हमारे पास दो फोकसिंग पॉइंट होते हैं। कितने फोकसिंग पॉइंट होते हैं? दो। एंड सन इज केप्ट एट ईदर वन ऑफ द फोकस पॉइंट्स। हाँ, हम लोग किसी भी एक फोकसिंग पॉइंट पे अपने सन को इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हो सकता है और यहाँ पर एक हो सकता है, ठीक है? ऐसे दो हैं। तो सपोज वी इमेजिन आवर सन इज ओवर हियर। तो अब होता क्या है यहाँ पे, अगर सन से, हाँ सर वो प्राची कॉलेज गई है ओके, इधर लाने के लिए, तो इसीलिए वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रही थी। चलेगा चलेगा मैम, चलेगा। हाँ, तो अभी उसको रिमूव किया, अब उसको आना है वापस से लेक्चर में, तो वो आ नहीं पा रही है। मैम एक बार मतलब होस्ट रिमूव कर देता है तो आना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो फिर मतलब पूरा का पूरा लिंक ही चेंज करना पड़ जाएगा। मैम अगर वो लेक्चर में थी तो उनको एक बार कुछ तो बोलना चाहिए। आपने भी कितनी बार पूछा, मैंने यही भी बात पूछा। मैं बोल रही हूँ उसको कि एटलीस्ट तू आवाज का रिस्पॉन्स तो दे, हाँ वीडियो मत ऑन कर। मैम 15 मिनट 20 मिनट अगर टीचर्स कंटिन्यूअसली आपके बारे में बोल रहा है तो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो उनका अगर वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मतलब उनका पढ़ना नहीं पढ़ना एक ही बराबर है। वही ना। अभी तो मैम शायद ही वो आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो लेक्चर कनेक्ट कर पाएंगे। होस्ट के रिमूव करने डाउट के वो बाद नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी मैम। अभी उनको बोलो नेक्स्ट लेक्चर, ये आपको याद रहे कि नेक्स्ट टाइम से आपको रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि मैम आपने भी रिमूव करने के पहले उनसे लास्ट टाइम पूछा। तो मैंने भी उसको कितना आवाज दिया, एटलीस्ट वो बोल देती कि मैं कॉलेज में हूँ तो भी चल जाता था ना। हाँ हाँ, खाली अटेंडेंस के लिए ये लेक्चर बैठना मैम ठीक नहीं है, यहाँ पे पढ़ना है। छोड़िए मैम, जाने दीजिए। अब गाइस कैपलर सेकंड लॉ में आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी प्लैनेट हमारे नजदीक होते हैं सन से, ठीक है, तो उस टाइम पे ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और जब हमारे प्लैनेट सन से दूर होते हैं तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। होता है। क्यों ऐसा होता है? ग्रेविटी की वजह से। देखो जब भी आप लोग ऊपर मतलब किसी ब्रिज पे चढ़ते हो तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन करने के बाद भी वी फील सम डी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो ग्रेविटी नीचे है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ पुल कर रहा है हमें, ठीक है।
और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, ऊपर। तो ज्यादा हम लोग स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी हमारी गाड़ी ज्यादा फास्टली मूव नहीं होती। लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कम स्पीड में भी गाड़ी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, फास्ट होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन इनके एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होता, ये बात याद रखना। इनके एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सुने आप लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 डेज में यहाँ से मतलब यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये 10 डेज में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे। इसे E1 E2 दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लॉन्ग साइड में है ये, तो यहाँ पर भी E1 E2। तो जो शॉर्ट टाइम का E1 E2 है वहां पे डिस्टेंस ये ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, सन से नजदीक है तो ये 3 किलोमीटर इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट विल बी 15 किलोमीटर। अब सेम कॉन्सेप्ट गाइस, ये सन से दूर है तो इस और ये इसने ट्रैवल कितना किया, सिर्फ 3 किलोमीटर। तो वापस एरिया कितना कवर अप होगा, 15। एरिया इज अगेन 15। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सुना सबने? तो लॉ ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे, दैट लॉ ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर्मूला किसी को पता है? क्या फॉर्मूला होना चाहिए, लेट मी नो। सॉरी, बोलो क्या बोल रहे हो कीर्ति? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए फॉर्मूला? dA by dt is constant. यस, डी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट A1 अपॉन T1 is equal to A2 upon T2. Yes, sir. Yes or no all? ये फॉर्मेट्स याद रखने हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट A1 अपॉन A2 is equal to T1 अपॉन T2। ठीक है, ये लिख लो। कैपलर सेकंड लॉ का और भी फॉर्मूला है, देता हूं मैं, ये लिख लो पहले। अच्छा, अर्थ से अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होगी, कम या ज्यादा? अर्थ सरफेस से दूर ना, हाँ, एक रेंज पे इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। कीर्ति, सिर्फ सरफेस पे ही ग्रेविटी 9.8 है। सरफेस के ऊपर जाओगे ग्रेविटी हमेशा कम होगी। सुने, जीरो नहीं होगी, कम होगी। लेकिन अर्थ सरफेस के अंदर और इवन जाना शुरू सरफेस के करते हैं नीचे तो ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। हाँ, वहां पे कम तो हो जाएगा, लेकिन सेंटर पे जैसे पहुंचेंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके। याद रहेगा, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है, और ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, बट राइट। ओके, ये लिखा, रब कर दूं? एक सेकंड।
आफ्टर दैट फॉर्मूला गाइस, यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कैप्लस सेकंड लॉ में, दैट एरिया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 1/2 इनटू, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? लेट मी नो। हाँ, एक और फॉर्मूला है, कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? आर वेक्टर आर इंटू वी होता है, याद रखो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो वहां पर ट्राइंगल दिख रहा था, लाइक इस तरीके से सन है, तो ये ट्राइंगल के बेस पे दिखाई दे रहा है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस में रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक मतलब E1 से लेके E2 तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम एंड मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, सो v इंटू टी। तो t को इक्वल के इस साइड ले लेते हैं हम लोग, याद रहेगा। इसी r को अगर मैं रिप्लेस करूं, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। v फाइंड आउट करूंगा, क्या मिलेगा? p अपॉन m, यस और नो? मतलब इसके अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, ये बात याद रखना है कि ये भी एक फॉर्मूला है कैप्लस सेकंड लॉ का। कैप्लस थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यस और नो? अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर जाता है तो उसका टाइम पीरियड का भी एक फॉर्मूला होगा। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। सो यहाँ पर अर्थ सरफेस से क्लोज है, ये याद रखना है। क्या ये क्लोज? अगर हाइट पे होगा तो क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस h अपॉन जी एच। ये हाइट के लिए है, याद रहेगा? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. और अगर मीन डेंसिटी के हिसाब से निकालेंगे तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन रो जी। किसके लिए? ये मीन डेंसिटी के लिए है, इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी। ओके, ये लिख लो। इफ यू गाइस डन, देन लेट मी नो। हाँ, Yes, sir. आफ्टर दैट एवरीवन, अब एक और बात याद रहे आप लोगों को, ये जो हमारे अर्थ का शेप है ये जियोड शेप है। कौन सा शेप है? You. ये इस तरीके से शेप है हमारे, जिसको एवरेज में हम लोग सर्कल बना देते हैं, मतलब स्पीयर शेप बोलते हैं हम लोग इसे। ये एवरेज निकाला हुआ है,
एक्चुअल में ये जियोड शेप है, तो अगर हम लोग इसको जियोड की जगह सर्कल ही इमेजिन कर लें, ठीक है, तो अर्थ के इक्वेटर पे ईस्ट और वेस्ट है और पोल पे नॉर्थ और साउथ है, यस और नो? यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे क्या है, ईस्ट, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट, राइट? तो अर्थ के ईस्ट और वेस्ट पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालयाज हैं, राइट? और पोल पे फ्लैटनिंग है, तो जहां पे सरफेस प्लेन है वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होगी, याद रखना। पोल पे ग्रेविटी कितनी है, 9.8, और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे हाइट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? याद रहेगा ये बात? अर्थ के पोल पे फ्लैटनिंग है जिसकी वजह से ग्रेविटी वहां पे 9.8 है, और हाइट पे ग्रेविटी लेस है। अब ये सब के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था? So हाँ, if Earth was actually round, हर जगह सॉरी, ग्रेविटी 9.8 ही होती ना। If Earth was actually round तो हर जगह 9.8 ही होती ना ग्रेविटी। यस, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कहीं ना कहीं पे मतलब हिमालयाज हैं, कहीं पे हाइट हाँ। है, इक्वेटर्स है, घाट्स हैं, तो वहां पर मतलब हम लोगों को ना चाहते हुए भी हाइट पे जाना पड़ेगा। तो हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटी को मेजर करोगे तो कम होगा। अब मैं कम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर भी हम लोगों ने डेरिवेशंस किए हुए हैं, याद है ना? हाँ सर। अगर हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? जी एच इज इक्वल टू क्या था? GMM अपॉन R प्लस H। जी एच इज इक्वल टू जी, याद आया कुछ? हाँ। क्या मतलब? एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डेप्थ, याद है ना? हाँ 1 हाँ, माइनस उसमें टू R एच, प्लस H 2h अपॉन आर, हाइट के लिए। डेप्थ के लिए क्या होगा? 1 जी 1 माइनस डी अपॉन आर। हाँ। तो मतलब अगर हम लोग हाइट पे जाएं तो भी ग्रेविटी कम होती है, और डेप्थ में जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी बराबर कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, एकदम पोल पे, फ्लैट सरफेस। मतलब 9.8। इसका मतलब अगर आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी, और इक्वेटर से पोल पे आओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट? डिक्रीज। यस, ये लिख लो, ये फॉर्मूलाज लिख लो, डायग्राम बना लो, ताकि आपको याद रहे कि इक्वेटर पे और पोल पे ग्रेविटी कैसी होती है। Draw it, guys, and let me know when you finish. Done all? आगे बढ़े। यहीं पे गाइस एक और भी फॉर्मूला था, याद रहे, जी डैश विच इज इक्वल टू जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? लैटिट्यूड
ये थीटा की जगह पे फाई, कोई भी एंगल हो सकता है। इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है और पोल्स पे ग्रेविटी 9.8 है। लैटिट्यूड वाले डेरिवेशन में किया था हम लोगों ने। डन एवरीवन? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. After that we having a binding energy, remember? बाइंडिंग एनर्जी क्या था? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी the याद है? दो energy टाइप की बाइंडिंग required एनर्जी by थी हमारे पास। हाँ, the energy required to leave the surface of the earth. देखो बाइंडिंग एनर्जी भी सेम वही काम करती है जैसा एस्केप करती है। मतलब एस्केप वेलोसिटी किसकी हाँ। वजह से जनरेट हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। हम्म, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मेट कैसा होता है? दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल हाँ, इन्फ्लुएंस। influence. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से बॉडी ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देती है, मतलब बॉडी मोशन में आ जाती है। तो दो टाइप की बाइंडिंग एनर्जी है, एक कौन सी है? हाइट पे, और एक है अर्थ सरफेस पे, राइट? हम्म, तो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी। So that kinetic energy which is equal to 1/2 g capital M small m upon r plus h। याद रखना ये हाइट के लिए है। जैसी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है किससे? बाइंडिंग एनर्जी से। अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी को माइनस में लिख दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम लोग टोटल एनर्जी को किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? 2 से। तो हाइट को याद रखने के ये फॉर्मूलाज हैं। याद रखना यहाँ पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होते हैं, बाकी सब प्लस में होते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी प्लस में होते हैं और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर ऑल? yes. इसके आगे बढ़ेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी सरफेस अर्थ सरफेस पे क्या होगी? 0। क्यों? बिकॉज द सैटेलाइट इज एट रेस्ट। वहां पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस GMM अपॉन R। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो भी सेम होगी पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब सेम फॉर्मूला माइनस GMM अपॉन R। और बाइंडिंग एनर्जी जस्ट पॉजिटिव में होगी, मतलब GMM अपॉन R। सुना सब लोगों ने? Yes, sir. लिख लो। लिख के हो जाए तो लेट मी नो। हाँ, हाँ, अच्छा हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है? हमारी जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पे है? पता है किसी को? ये लिख के हो गया क्या सबका? हाँ, sir. रब कर दूं? लेट मी नो ऑल। Yes, sir. गाइस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारी हाइट पे है 3600 किलोमीटर। सुना सबने? From Earth surface, ना?
हाँ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब ये कितना है, रेडियस से बराबर है, मतलब हाइट इज इक्वल टू 6r, हमारे रेडियस से 6 टाइम ग्रेटर है। और सेंटर से कहाँ पे होगा, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कहाँ पे होगा ये, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 7r, मतलब सेंटर से 7r है और सरफेस से 6r, याद रहेगा। बाकी अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, क्रिटिकल वेलोसिटी अर्थ की कितनी है, अर्थ की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखो। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √2gm/r। इसी को हम लोग अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में लिखे तो √2gr, याद रहेगा। If you all done, then let me know, huh? So वो 2 gm by √2 gm/r is equals to 2g √2gr ना। हाँ √2gr, ये जी है, ठीक है, √2gr। Done everyone? Now guys, we'll start our numericals. स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। Yes sir. ओके, रब कर दो इसको, लिखा ये, Yes. ओके बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, when a cell traveling along a parabolic path in the gravitational field explodes in the mid-air, the center of mass fragments will continue to move vertical down। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने जब सैटेलाइट को ऊपर ऑर्बिट में ले जाके छोड़ दिए तो क्या वो अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है क्या वापस, नहीं। नहीं, तो क्या वो ऑर्बिट से बाहर निकल जा रहा है क्या, वहीं पर वो रोटेट वहीं करेगा। वहीं पे रोटेट करता रहेगा। हाँ। ये समझे पॉइंट। अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, क्या वो वर्टिकली डाउन होगा, क्या अर्थ की तरफ वापस अट्रैक्ट होगा क्या,
नहीं होगा। बट एक्सप्लोजन से उनको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी क्या? नहीं। ओके। When a cell traveling along a parabolic path in the gravitational field, इन्होंने मेंशन कर दिया, in the gravitational field explodes in the mid-air, the center of mass of fragments will continue to move. वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो सकता, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ दोनों ही नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल भी नहीं ट्रैवल करेगा पैराबोलिक में, तो कहां पे ट्रैवल करेगा? along the original parabolic path. हाँ। Second one is right answer. Question number 2 guys. Question number 2 मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया हुआ है आप लोगों को, हाँ या ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया हुआ है. नाउ यू हैव अ 2 मिनट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. गो फॉर इट गाइस एंड लेट मी नो. हाँ या ना में जवाब दोगे, आंसर नहीं बताओगे. हाँ सर। डन ऑल. यस। सिंपल. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दो. फॉर्मूला क्या था कीर्ति? ये जी एम जी U is एच equal, हाँ, वन प्लस mg एच अपॉन आर. 1 प्लस एच अपॉन आर. तो आर. h की जगह पे क्या खाली पुट करना है? एन nr. आर. तो यस सर. mg nr अपॉन 1 प्लस अपॉन वन प्लस nr एन आर अपॉन अपॉन आर. rr गेट आर आर कैंसिल. कैंसिल होता है, तो तो एम जी mgr एन आर. एम जी n आर अपॉन 1 प्लस एन n. अपॉन वन प्लस एन. तो मतलब ये इतना फाइंड आउट करने के बाद ना आपको चारों ऑप्शंस देख लेना है कि किस किस ऑप्शन से ये मैच हो रहा है. तो देखो थर्ड वाला इसके जैसे ही है. यस और नो एवरीवन? यस सर. समझ में आया फॉर्मेट? हम्म. भाई जिनको नहीं आया वो लिख लो, और जिनको आ चुका है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मुड़ जाओ.
रब कर दूं, ये लिख के हो गया। हम्म, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर सकते हो। A satellite is orbiting around the earth with kinetic energy k. What will happen if the satellite kinetic energy is made 2k? मतलब सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिए। अब सैटेलाइट कहाँ पे है? ऑर्बिट में है। इट इज, हाँ ऑर्बिट के अंदर ही है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी क्या है? k है। हम्म, तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाँ, k इज इक्वल टू हाफ हाफ mv स्क्वायर mvc स्क्वायर रख लेंगे ना, क्योंकि हाइट है तो मतलब क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं, राइट? अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? 2k कर दिया है। यस और नो? सो 1/2 mvc स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस सर। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मतलब 2k का मतलब समझ रहे हो आप? ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। तो वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे तो वो तो ऑर्बिट छोड़ देगा ना। हाँ, नहीं यहाँ पे और कंपैरिजन करना है, यहाँ पर ये सब थोड़ी ना करना है। मतलब देखो, अब ये 2k है ना, तो 2k मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 1/2 mvc स्क्वायर। हाँ, यस और नो? अब यहाँ पे इसके आगे क्या कर सकते हैं? 2 और हाफ कैंसिल हो जाएंगे तो फिर mvc स्क्वायर रह जाएगा। ओके, और हम, फिर डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे कि कुछ करेंगे यहाँ पे, कुछ चेंजेस करेंगे? हम्म, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ओरिजिनल स्टेप से कैसे मैच करोगे? ये हमारा इक्वेशन 1 था। हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को रूट के अंदर लेके आ जाओ। 2, ये जो 2 है रूट के अंदर आएगा तो क्या होगा? क्योंकि हाफ एमबी स्क्वायर को अगर हाफ को कैंसिल कर दोगे तो आप मैच कैसे करोगे, कंपेयर कैसे करोगे? तो 2 को रूट के अंदर लेके आ जाऊं मैं, रूट के अंदर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीसी स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। और कोई कॉन्सेप्ट? मतलब रूट का फॉर्मेट यहाँ पे कुछ जनरेट हो रहा है? लिसन, ये ऊपर के स्टेप्स आप लोग समझे क्या? ये वाले स्टेप समझे? एस्केप वेलोसिटी जैसा हो रहा है। तो मतलब इसको हम लोग ये एक काम करते हैं, कुछ सीक्वेंस दे देते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे पहले आप लोगों को। ये VC 1 रख देते हैं हम लोग। एक सेकेंड ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखो, तो जिससे ये क्लियर तो रहे कि ये क्या है, 1 है, राइट? उसके बाद यहाँ पे सेम फॉर्मूला वापस लिख लो, हाफ mvc स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए रहेगा? 2 के लिए रहेगा। मतलब जो इन्होंने सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन में क्या है? 2k है। k की जगह पे क्या मिला हुआ है हम लोगों को? 2, 1/mvc 1 स्क्वायर। यस और नो? अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या हम?
Yes, क्या sir. दोनों को कंपेयर कर पाना पॉसिबल है क्या? अगर इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, मतलब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है? तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 कंपेयर करोगे तो दोनों में क्या चेंजेस दिखते हैं? मास देखो, को तो मास तो अनटच रहेगा, तो वेलोसिटी के टर्म्स में चेंजेस आएंगे। हम्म हम्म। कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे जो चीजें डिफरेंट दिखती हैं उनको हम लोग साइड में कर सकते हैं ना? हम्म। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं खाली VC1 और VC2 को रिप्रेजेंट कर दूं फॉर्मेट के हिसाब से, तो यहाँ पे 2 VC स्क्वायर 1 और यहाँ पर क्या बचता है? खाली VC स्क्वायर 1। अगर सबका स्क्वायर रूट में सॉल्व कर लूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? √2 VC। सर इक्वेशन नंबर 2 ने v को डबल टाइम स्क्वायर किया है, डबल? स्क्वायर अच्छा, किया है। ये एक ही है ना, वो एक ही है। ओके। देखो किसी ऑप्शन से मैच होता है क्या ये? किसी ऑप्शन से मैच हो सकता है? सो वहाँ पर ऑप्शंस दिए है कि मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डबल्ड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज हाफ, या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डबल और सैटेलाइट एस्केप्स अवे। सैटेलाइट इज स्किप्स अवे, हाँ। क्योंकि डबल, हाफ और ये रेवोल्यूशन वाला तो ये सब कंडीशन यहाँ पे जनरेट ही नहीं हो रहा है ना। हाँ। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ये इसका थ्योरेटिकल रीजन है। हाँ भाई। मतलब हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे कुछ अलग ही मिल रहा है, रूट में मिल रहा है। एग्जैक्टली सर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब एक ही फिर आंसर बचता है, कीप्स अवे। अब इसका रीजन क्या है? अगर हम लोगों की स्पीड बढ़ेगी तभी तो हम लोग रेंज से अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलते हैं। तो वही अभी ऑलरेडी का, हमने डिस्कस किया था यस अभी डिस्कस किया था। कि अगर पहले ऑर्बिट तो में घूम रहा काइनेटिक है तो एनर्जी उसे है, एक तो ये ऑलरेडी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर काइनेटिक घूम ही एनर्जी रहा है, डबल होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। ऑर्बिट छोड़ देगा वो। समझे? आगे यस सर। तो आप लोग ऐसा लिख के रखना, इफ द एनर्जी विल डबल देन इट विल क्रॉस द ऑर्बिट। इस तरीके से लिख के रखो। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन द कैपलर्स थर्ड लॉ। क्या कर सकते हो क्या? सो विल ट्राई। ओके, डू इट। आंसर नहीं बताओगे? इफ यू डन देन लेट मी नो। हाँ,
Should I try, guys? A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 5r above that surface of the Earth. R is being the radius of the Earth. The time period of another satellite in hour at a height of 2r from the surface of the Earth is. तो यहाँ पे time period of satellite that t square which is directly proportional to r cube लिख सकते हैं ना हम लोग? Yes or no all? तो यहाँ पे कुछ conditions दे रखे हैं इन लोगों ने. Condition के पहले that t1 upon t2 whole square, right, is equal to, एक काम करो इसको t2 upon t1 कर लो. तो सिमिलरली r2 upon r1 होल क्यूब होगा. अगर मैं 2 को इस साइड लेके आ जाऊं t2 upon t1 which is equal to r2 upon r1 3 upon 2. yes or no? अब देखो यहाँ पे कंडीशन इन्होंने क्या दिया. मैंने आप लोगों को सैटेलाइट की हाइट बताई है ना? हाँ या ना? तो इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन दिया हुआ है 5r and 2r, राइट? तो दोनों ही हाइट पे हैं, तो क्या होगा r प्लस एच अपॉन r प्लस एच रेज टू 3 अपॉन 2. यस और नो? तो ये h2 है और ये क्या है, h1 है. तो यहाँ पे क्या होगा, r प्लस 2 है 2r और यहाँ पे r प्लस 5r रेज टू 3 अपॉन 2. यस और नो? मतलब 3r अपॉन 6r, 3 अपॉन 2 r गेट कैंसल. मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हो इसको. 3 अपॉन 6 रेज टू 3 अपॉन 2. क्या आएगा? 3 upon 2 रेस का क्यूब, 3 upon 2 का क्यूब. तो पहले तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे. देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 27. और अगर नहीं भी करना है तो इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना हम लोग. सो 1 अपॉन 2 रेज टू 3 अपॉन 2. 1 का कितना भी क्यूब रूट कर लो वो तो 1 ही रहने वाला है. यस और नो? कीप दैट t2 एज इट इज और t1 की जगह पे लिख लो 24 आवर्स. अब t2 फाइंड आउट करना है, तो t2 फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा, t2 इज इक्वल टू 24 आवर्स ऊपर गया अपॉन यहाँ पर क्या होगा ये 2√2. यस और नो? क्यूब रूट है ना, मतलब 2 का क्यूब 8 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2, राइट? यस सर. ये कितना होगा 12 अपॉन √2, राइट? अब पॉसिबल है कर पाना? यस सर. ये ऊपर का रब कर दूं क्या, मैं लिखा आप लोगों ने?
लेट मी नो ऑल। सिक्स रूट आंसर आएगा ना? क्या आएगा? 6√2। 6√2। व्हाट अबाउट ऑल? देखो 6√2 कैसे आता है वो समझ लो आप लोग। ये 12 है ना, 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे T2 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √2 है। तो अगर ऊपर वाले 2 को रूट के अंदर लेके आ जाऊंगा तो 6, और वो रूट के अंदर आ गया तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, 2 गेट कैंसिल, मतलब 6√2। यस और नो ऑल? गाइस क्वेश्चन नंबर 5 मैं करता हूँ, हाँ ये लिख लो पूरा एंड लेट मी नो। डन गाइस, रब करूं, आगे बढ़े। यस और नो ऑल? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है? 3 uniform sphere of mass and radius r each are kept in a such a way that each touches the other two. The magnitude of gravitational force on any two sphere due to other two is, okay, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक स्फीयर बना लो एंड हियर विल ड्रॉ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसको ऐसा ड्रॉ करना है कि ये दो सर्कल आपस में अटैच रहने चाहिए, मतलब इस तरीके से, समझे किस तरीके से बनाना था ये? इनको पॉइंट दे सकते हैं हम लोग, ए बी सी, राइट। अब यहाँ पर कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r। सिमिलरली और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, और बीसी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, समझे? है ना, मतलब दो दो, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में दो दो रेडियस है, यस और नो? इसलिए 2r। कोई एंगल मेंशन किया है यहाँ पे? कोई एंगल मेंशन है क्या? अगर गाइस कोई एंगल मेंशन नहीं है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है 60 डिग्री, हाँ या ना? हाँ चारों तरफ के एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, राइट? सर स्फीयर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा ना? हाँ हाँ, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। हाँ टच कर रहा है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तभी एक दूसरे को टच कर रहा है, अदरवाइज ये टच नहीं करते। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, such a way that each touches the other two. The magnitude of gravitational force on any of the sphere due to the other two. मतलब हम लोगों को दो तरफ से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट सी को ले लूं, अगर फिगर सी को ले लूं, स्फीयर सी को, तो ये जो फिगर स्फीयर सी है, ये दो जगह से मतलब क्रिएट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। एक होगा एफ सी ए, और दूसरा क्या होगा,
FCB? Yes or no? FCA and FCB, right all? ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? अगर FCA रखूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? G/m/r. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? G/m/m, तो डबल m है, मास सेम है, तो m स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। और 2r², तो मतलब देखो r स्क्वायर होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस में कितना रेडियस है? 2 है ना, यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं mm, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? Gm² अपॉन अब सेम काम तो CB का भी होगा ना, क्योंकि रूल तो वही अप्लाई होगा, तो CB के लिए भी तो सेम वही होगा, है ना? हाँ सर. तो मतलब CA और CB दोनों में ही सेम फॉर्मेट है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा, और हमें ढूंढना क्या था? मैग्नीट्यूड ढूंढना है ना। सर GM² ना. GM, हाँ Square. GM²। हमें ढूंढना क्या है? मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैंने क्या बताया था? पूरे फिजिक्स में मैग्नीट्यूड के सिर्फ 2 ही फॉर्मूला हैं, यस और नो? Yes sir. एक तो पहला कौन सा था? p² + q² + 2pq cos थीटा, और दूसरा हाँ. क्या था? ये rx² √rx² + ry² + rz², राइट। तो यहाँ पे एंगल है, तो एंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मतलब p √p² + q² + 2pq cos थीटा, राइट। हाँ. तो मैग्नीट्यूड ढूंढना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फोर्सेस 2 हैं यहाँ पे, पहला कौन सा? FCA², दूसरा क्या है? FCB. FCB² + 2 2 FCA FCB FCB cos 60 degree. cos 60 डिग्री। Yes sir. ये डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो। कीर्ति, कीप योर माइक ऑन म्यूट। Sorry sir.
सर हो गया। डन ऑल। जो भी वैल्यूज यहाँ पे ऊपर मिले हुए हैं ना उनको फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पहले f विच इज इक्वल टू सी ए, क्या मिला है? सी ए याद है? हाँ जी सर, एम GM अपॉन square by 4R square. 4r स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर Sir, GM square. प्लस सेम, हाँ एम स्क्वायर Sir? भी है। ओके, हाँ हाँ हाँ. एम स्क्वायर भी है। ओके, सेम जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे cos थीटा है, cos 60 है, उसका भी 1/2 होगा। अब FCA में वापस हम लोग लिख लेंगे। FCA क्या मिलेगा? GM GM square स्क्वायर अपॉन 4r upon स्क्वायर 4R square. और वापस यहाँ पे GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, राइट। तो ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यस और नो? तो यहाँ पे ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल फॉर्मूला हाँ. किस तरीके से दिखाई देगा? देखो, इन दोनों को तो क्या करोगे आप? ऐड करोगे। ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2, यस और नो? 2 होगा ना ये, प्लस प्लस स्क्वायर में, होल स्क्वायर में है ना ये, तो 4 हो जाएगा ना हाँ, ये, ये 2 हो जाए 4 हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो मतलब 2 का भी स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, राइट? नहीं समझे कीर्ति? ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 2 होल स्क्वायर होगा ना। देखो 2 GM स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ 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 हाँ. समझे? समझ में आया क्या होगा? मतलब ये 2 को मैं जानबूझ के सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 4 से कहीं कैंसिल नहीं कर दो उसको। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया, राइट? कैसे आया 4? समझ में आया? प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये पूरा स्टेप जो है वो कैसे आ जाएगा? GM स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4R स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, राइट? आप कर सकते हो? नहीं तो एक काम करो, इसको 2 ही रखो। 2 ही होगा, 4 नहीं होगा, वो 2 ही होगा। अब क्या होगा? हाँ ये सर. अब क्या होगा? दोनों अब जगह से ये कॉमन हो 3 गया, हो जाएगा. 3 हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ. मतलब ये F इज इक्वल टू 3 times. ये 2 + 1 और बाकी ये पूरा स्टेप तो दोनों कॉमन हो गए। हाँ सर. तो ये स्क्वायर और रूट तो पूरा कैंसिल हो गया, राइट? तो मतलब ये क्या होगा? √3 GM स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, हाँ. राइट? मिल गया ना आंसर? Yes or no everyone? Yes sir. समझे ये? हाँ सर. अब गाइस जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग अपने लिए रखो होमवर्क।
क्योंकि सेम ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, -gm/r। कर लोगे या कर लें अभी? अभी कर लेते हैं। देखो मेरे पे मुझे तुम लोग पे भरोसा नहीं है। देखो क्या कंडीशंस दी, कर लोगे? सिंपल सेम फॉर्मेट में है। हाँ नहीं तो अभी करना है तो कर लो, आई डोंट माइंड। देख लो, रीड कर लो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में है। ट्राई करो, देखो आता है क्या अभी। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड at the center of a spherical cell at a point situated at a/2 distance from the center will be तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्रैक्टिकल दिया है, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल कैपिटल M, मास ऑफ स्फेरिकल सेल कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल कितना दिया हुआ है? ए दिया है, राइट। यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट P इज एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सेल। एक काम करते हैं, एक सेल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में एक तो पार्टिकल है, सेंटर से लेके पोजीशन तक, सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो a है। ए है, उसके बाद ये सेंटर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गया हुआ है which is having a distance a/2, right। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, O है। और पॉइंट कौन सा लिया, पार्टिकल। पार्टिकल को यहाँ पे m से डिनोट किया इन लोगों ने। मास ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल M। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो सिचुएटेड डिस्टेंस दे दिया हुआ है, एक क्या है a/2, yes or no, like gravitational potential at point P due to a particle O। तो मतलब जो पार्टिकल O है वो पॉइंट O से कहाँ पे सिचुएटेड है, P पे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, O, a/2। so v1 which is equal to -gm upon r। -gm अभी नहीं, अभी नहीं, अभी फिलहाल उसको एज इट इज ही रखो, अभी उसमें कोई चेंजेस मत करो, ठीक है। अब उसके बाद अगर करना भी है तो मतलब कुछ गलत नहीं है, हाँ वो -2gm अपॉन a चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल सेल इज, जो स्टैंडर्ड है, v2 which is equal to -gm अपॉन a। क्या ढूंढना है हमने, टोटल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मतलब क्या होगा, -3gm अपॉन a, v is equal to v1 plus v2 -3gm अपॉन a। समझे, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। इसमें शेल का भी मास कंसीडर करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो क्या, ट्राई करो, ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो क्या? Question is the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of the earth. If the earth and moon are assumed to have the same density, the ratio of the radii of moon and earth will be. मून और अर्थ का जो रेडियाई है ग्रेविटी का वो दिया हुआ है, यस और नो? 1/6 दिया है ना? gm upon ge, that should be a 1/6. अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे rm स्क्वायर अपॉन gm e अपॉन r e स्क्वायर, राइट? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करने के पहले कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं, जैसे कि m है, m को रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, यस और नो? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? g वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होगा? मास का? वॉल्यूम ऑफ मून। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ मून, ओके, और डेंसिटी ऑफ मून आल्सो, यस और नो? उसके बाद यहाँ पे कीप दैट r रेडियस ऑफ मून एज इट इज, सेम कैपिटल G, m की जगह पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की सेम भी है तो फिर चेंजेस दोनों की डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे तो चलेगा। यस सर। और ये RE स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंजेस क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 4/3 पाई r क्यूब, G को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो ये 4/3 पाई r क्यूब, तो मून का r क्यूब होगा, डेंसिटी भी निकल जाएगी, यस और नो? अपॉन r स्क्वायर, m, एक सेकेंड, तो ये 3rm स्क्वायर, राइट? यहाँ पर भी सेम 4/3 पाई RE क्यूब अपॉन 3RE स्क्वायर, तो यहाँ पे कैंसलेशन कर लेंगे हम लोग, हाँ, सब कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा खाली क्या? RM अपॉन RE, GM अपॉन GE, तो GM अपॉन GE तो दिया था 1/6, 1/6, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1/6 ही होगा, मतलब RM अपॉन RE is equal to GM upon GE is equal to 1/6. सर बोलो। ग्रेविटी और डेंसिटी किसी दो प्लैनेट का सेम दिया गया है, तो उनका जो एक्सेलरेशन के जो रेशियो है वही उनका रेडियस का रेशियो आ जाएगा, राइट? ये याद भी रख लेना, हाँ, ये याद भी रख लेना जिस कि टाइम नेक्स्ट पे टाइम से है मतलब अगर वहां एग्जाम में मिलता है तो इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। अगर डेंसिटी सेम कर दिया तो मतलब उनके रेडियस सेम हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रेडियस सेम हो जाएगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, यस सर, कि यहाँ पर जो हाई टाइड है लो टाइड है वो किसकी वजह से होता है?
Gravity of moon. Gravitational pull of moon on the earth. Yes or no? यहाँ पे लिखा ना the tidal wave in the sea are primary due to gravitational effect of the हाँ moon. सर. ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम ही दिख रहा है ना. अर्थ ऑन द मून, अर्थ ऑन मून ऑन द अर्थ. नहीं पर अलग अलग है. तो राइट कौन सा होगा? Moon on the earth because moon full मून पर ऑन द है. अर्थ. यस, मून ऑन द हाँ. अर्थ. ये रब कर दूं, ये हो गया लिख के सबका. Because अगर अर्थ मून को पता तो क्या इफेक्ट दिखता है. सही सही. ये रब कर दूं. हाँ सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो क्या है. A uniform sphere of mass m and radius r is placed on a rough horizontal surface. The sphere is struck horizontally at a height h from the floor. The sphere rolls without slipping. रोटेशनल मोशन याद है? हाँ या ना? When the object which should be rolling without slipping. याद है वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? हाँ, रोलिंग वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था? बोलो. √2gh1 plus k square upon r square, राइट? यही फॉर्मूला है ना? हाँ. तो फाइंड आउट क्या करना है, ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? हाँ. The sphere will roll without slipping with a constant velocity when v is equal to r omega. याद है? So omega is equal to v by r. निकाल सकते हैं ना हम लोग. अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? Angular momentum of a sphere about a center of mass, everyone, that mv h minus r, which is equal to the I omega. याद है कहां पे प्रूव किया हुआ था? L is equal to I omega rotational motion. अब मैंने आप लोगों को सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है, याद है? सॉलिड स्फीयर का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 2/5 mv स्क्वायर. और ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं? एक से है ना, 2/5 mr स्क्वायर. ओके, mr स्क्वायर. यहाँ पर भी m कैपिटल रख लेते हैं और ओमेगा की जगह पे क्या रख लेंगे? v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वेयर द r स्क्वायर गेट कैंसिल. हाँ सॉरी सर. बोलो. 2/5. Sir, omega is v upon r, not r square. Okay, v upon r. So r will get cancelled. So here will remain only mvr, right? और यहाँ पे क्या है? mvh minus r. अब हो सकता है ये सॉल्व? हाँ सर. mv कैंसिल हो जाएगा. h minus r is equal to 2/5 r. H is equal to 2/5 r plus r, that is 7/5 r.
Right. Then answer will be option C. Answer will be a 7 by 5 7 R. R by 5. Right. Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये लिख लो पहले, ये लिख लो। रब कर दूं? I'm going to repeat everyone. Let me know. Yes, sir. Okay. Question number 10. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? Two particles of equal masses have coordinates 2 meter, 4 meter, 6 meter, and 6 meter, 2 meter, 8 meter. Of this one particle has a velocity v1 vector 2 I cap meter per second, and another particle has velocity 2 j meter per second at time t is equal to 0. The coordinate of their center of mass at time t1 second will be. Okay, तो यहाँ पर 2 I कैप दिया हुआ है और 2 j कैप दिया है। देख रहे हैं आप लोगों को वो 2 I कैप और 2 j कैप क्या करना है, समझ में आ रहा है? तो जो v1 है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। इसके लिए आप लोग यूज करोगे v1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप। तो याद रखना यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। पहला वाला x एक्सिस, दूसरा वाला y एक्सिस और तीसरा वाला z एक्सिस। तो इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये इक्वेशन मुझे दिखेगा, 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, क्योंकि i का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे 4, 4 और 6 दिखाई देगा। अब जो दूसरा कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया है, 6 मीटर। ये मीटर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। यहाँ पर हो जाएगा 6 आई कैप, 6 आई कैप, 4 नॉट 4 सॉरी 2 जे कैप प्लस एंड 8 के कैप। तो यहाँ पर जो v2 वेक्टर दिया हुआ है वो क्या होगा, 2 जे कैप होगा। तो जे का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जे से होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 4, 8। सुना सब लोगों ने? ये 2 पॉइंट कैसे है, समझ में आया सबको? हाँ सर। यस और नो एवरीवन? अब सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, क्या चाहिए हमें, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो आई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, तो मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 4 + 6/2, राइट। वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जे वाले टर्म। तो जे वाले टर्म कौन कौन से है, 4, 4 है, 4 + तो 4 4 / प्लस, समझे। और जेड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 6 + 8/2। 6 + 8
बाई 2। अब तो निकल सकता है ना आंसर। इसका 5, इसका 4 4 7 और यहाँ पे 7। हो गया? यस सर। समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स? गाइस क्वेश्चन नंबर 14 करो। क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों सेम फॉर्मेट में है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ पे है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा है, जैसा कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक है। वही सेम ही रिपीट किया है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। ये लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करोगे आप सब। ये लिख लिया सब लोगों ने? रब कर दूं? क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर रहे हो या नहीं? हाँ सर, कर रहे 2 मिनट। डन सर। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। हाँ सर। बाइंडिंग एनर्जी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? हाइट वाला, अर्थ जी सरफेस एम वाला? एम अपॉन 2R। GMM अपॉन 2R। यस और नो ऑल? हाँ, क्यों 2R? क्यों R प्लस H क्यों नहीं? तो ये सरफेस के लिए हाइट में नहीं है। अच्छा, सरफेस के लिए है ये। क्या आया आंसर? 1.3 × 10⁻³
Okay. Option Okay. B है sir, calculation में. Okay. Okay. Question number 15 कर सकते हो, which is also based on the t square, which is directly proportional to r cube. भाई जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 14 में बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट शुड बी ए gm अपॉन 2r. gmm ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है आप लोगों को. सन का मास है 10⁻30, अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 और रेडियस दिया हुआ है, मतलब सन से लेके अर्थ तक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 1.5 × 10⁻11. तो कैंसिलेशन करोगे तो 1.3 × 10⁻33 जूल. सुनना सब लोगों ने? आया ना? हाँ sir. गाइस क्वेश्चन नंबर 15 सेम t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब पे डिपेंडेंट है. हाँ sir, Kepler third law. कैप्लस थर्ड लॉ. तो कर सकते हो या नहीं? हाँ sir. हाँ क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 गाइस सिंपल क्वेश्चंस हैं. एक बार ट्राई जरूर करो इन सबको. क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हुआ अभी तक? डन सर, हो गया. कैलकुलेशन Done? बाकी है. राइट. क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम टाइम पीरियड के फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है. सुना सब लोगों ने? हाँ सर. हाँ सर. तो एक बार ये सारे टर्म्स को बैठ के घर पे सॉल्व जरूर करना. समझे? हाँ सर. इज दैट क्लियर ऑल? यस यस सर. सर. समझ में आए न्यूमेरिकल्स? हाँ यस सर. किया 15 किया कीर्ति? हाँ सर. हाँ सर, पर पूरा कैलकुलेशन नहीं खत्म हुआ. खत्म नहीं हुआ मतलब हो जाएगा ना. फॉर्मेट समझ में आया? हाँ. फॉर्मेट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रीड करो क्वेश्चन, लेट मी नो. t is equal to 2 pi under root r upon g. याद रखो. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 17 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. क्वेश्चन नंबर 18 एस्केप वेलोसिटी. सिंपल से फॉर्मेट्स हैं एवरीवन. सर हाँ. ये क्वेश्चन नंबर ये
यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी 2r क्यों लिया है? मतलब √2r क्यों किया है? r लेता है ना ज्यादातर। कहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, हाँ सॉरी 14 में। 15 है, सॉरी हाँ 14। 14 में ये जो बाइंडिंग एनर्जी आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक का है? अच्छा हाँ, सन और अर्थ दोनों को कंसिडर करने के लिए। राइट। ओके ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर। करें आज के लिए। हाँ या ना? हाँ सर हाँ चलो। सर। ओके। अब आप लोगों का पेपर 1 में एक ही 2 चैप्टर बचा होगा ना? हाँ लाइक ग्रेविटेशन भी खत्म हो गया है, तो बचा क्या है? रोटेशनल मोशन बचा है अभी। रोटेशनल बचा है और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बचा है, राइट? हाँ सर। So in next हाँ lecture we'll do rotational motion. Okay. Is that clear, everyone? Yes sir. Bye all. Bye everyone. Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. Most welcome all. Bye bye.